हेलो बच्चों, राम राम सारियाने। अपने कॉपी किताब तैयार कर लो। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर क्लास 11th के लिए। ठीक है। चैप्टर का नाम रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हमारे दो पार्ट है। पहला पार्ट रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और सेकंड पार्ट रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक। इन दोनों पार्ट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड बॉडीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। कौन से पार्ट रहेंगे वो? पहला पार्ट रहेगा हमारा रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट रहेगा नॉन रिजिड बॉडी। ओके। अब रिजिड बॉडी क्या होगा कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने पर उस बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कि शेप चेंज ना हो। ठीक है। जो शेप पहले थी फोर्स लगाने से पहले वही शेप वो आगे तक मेंटेन रखे, तो उस बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रोज रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर। जबकि अगर शेप चेंज हो रहा हो तो उसको बोलेंगे नॉन रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर। अगर इसको डायग्राम से बनाएं, ये मैंने बॉडी बनाई है, उसके अंदर मैं ये एटम्स दिखा रहा हूँ। ठीक है। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज बना रहे। तो इस टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर। और आपने क्लास 11th प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स ने एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड रहता है हमारा रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर हमारा रिजिड होगा कि उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है फोर्स लगाने से, तो जितनी फोर्स हम लगाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बॉडी का एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड रहता है रिजिड बॉडी के केस में। वहीं अगर नॉन रिजिड बॉडी का हम अगर डायग्राम बना के शो करें तो ये हमारा नॉन रिजिड बॉडी अगर है तो इस पे फोर्स लगाने पे इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है। यानी कि ये जो एटम्स पहले दूर दूर थे अब थोड़े नजदीक आ जाएंगे नॉन रिजिड बॉडी के केस में। नॉन रिजिड बॉडी के लिए हमारा जो ये न्यूटन्स फॉर्मूला था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये काम नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि कुछ फोर्स हमारी वेस्ट चली जा रही है इसकी शेप को डिफॉर्म करने में। ठीक है। तो जितनी फोर्स हमने लगाई उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उतना एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं है। अब नॉन रिजिड बॉडी को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। कौन से रहेंगे वो? पहला कैटेगरी तो हो जाएगा इलास्टिक। ठीक है। इलास्टिक बॉडी। और सेकंड रहेगा प्लास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे कि हमने फोर्स लगाया नॉन रिजिड बॉडी पे, फोर्स लगाने से क्या हुआ, उसका शेप डिफॉर्म हो गया। ठीक है। अब जैसे ही हम वो फोर्स वापस हटाएंगे, अगर बॉडी हमारी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और अगर वो उसी शेप में मेंटेन रहे तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। ठीक। अगर डायग्राम से इसको दिखाएं, ये हमने फोर्स लगाई थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, फोर्स हटाने पर अगर हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ठीक है, पहले शेप कैसी थी उसकी? पहले
इस टाइप की शेप थी, डिफॉर्म्ड, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स हटाई तो फोर्स हटाने पे क्या हुआ, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। तो इस टाइप की बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और अगर फोर्स हटाने के बाद में ये हमने फोर्स लगाई थी नॉन रिजिड बॉडी पे, डिफॉर्म हुई वो, और फोर्स हटाने के बाद भी अगर वो इसी शेप में मेंटेन रहे, ठीक है, तो इस टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, कि इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, ठीक है, हमारा फोकस रहेगा इलास्टिक बॉडी पे, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, हमने देखा कि इलास्टिक बॉडी हम किसको बोलेंगे, कि हमने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, हमने फोर्स हटाया, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गई, इसको हम बोल रहे हैं इलास्टिक बॉडी। और ये जो जिस फिनोमिना के थ्रू ये अपनी शेप रिगेन कर रही है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब बात की जाए कि कोई भी बॉडी इलास्टिसिटी शो ही क्यों कर रही है, ठीक है, व्हाई डज ए बॉडी शोज इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बच्चों इसका जवाब छुपा हुआ है बॉडी की इंटरनल एनर्जी के साथ में, ठीक है। अब कोई भी बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी के पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी भी होती है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है कि इसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनके बीच में गैप कितना है, ठीक है। उस इंटरनल एनर्जी की वजह से कोई भी बॉडी जो है वो इलास्टिसिटी को शो करती है। हम देखेंगे किस प्रकार से, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो यू है, लेट यू इज द इंटरनल एनर्जी possessed by the atoms or molecules of the body, and R is the gap between them. ओके, अगर बच्चों U अगर इंटरनल एनर्जी हो और R गैप हो, तो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स अगर हमें देखनी हो तो उसके लिए एक रिलेशन होता है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसके बारे में हम 12th क्लास में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको रिमेंबर कर लो, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। डी यू क्या बताता है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और डी आर बताता है चेंज इन द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, अब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में, इंटरनल एनर्जी और गैप बिटवीन द एटम्स के बीच में, तो ये बच्चों ग्राफ आता है इस टाइप से। इस ग्राफ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, ठीक है, एक पॉइंट हम सबसे मिनिमम वाला ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी की वजह से एटम्स के ऊपर किस टाइप से फोर्स लग रही है, ठीक है। जब हमारी इंटरनल एनर्जी मिनिमम है तब एटम्स के बीच में किस टाइप की फोर्स लग रही है, जब इंटरनल एनर्जी मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा है तो किस टाइप की फोर्स लग रही है। तो अगर हमें फोर्स देखना हो तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप कैसे निकालोगे, हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा एक टेंजेंट इन पॉइंट्स के ऊपर। ओके, टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया।
सबसे पहले अगर हम बात करें एट पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है, ठीक है। एट पॉइंट 1 पे हमारा स्लोप क्या रहेगा इस कर्व के लिए? स्लोप होता है बच्चों, जैसे कि कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये जो हमारी लाइन है ये एंगल कितना बना रही है, ठीक है, तो स्लोप रहेगा टेंजेंट ऑफ थीटा। और दूसरा तरीका होता है कि हमारे वाई एक्सिस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, ठीक है। इन दोनों तरीकों से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरीकों का यूज करेंगे। सबसे पहले एट पॉइंट 1 पे हमारा एंगल कितना बन रहा है लाइन के साथ में, ठीक है, ये एंगल मैं थीटा 1 बोल देता हूँ। तो जो स्लोप रहेगा वो रहेगा टेंजेंट ऑफ थीटा 1, और ये बच्चों आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि जो थीटा 1 है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री पे हमारा टेंजेंट जो होता है वो रहता है नेगेटिव। तो स्लोप अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि स्लोप अगर हम दूसरे तरीके से फाइंड आउट करें, कैसे? चेंज इन वाई एक्सिस यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस यानी कि चेंज इन गैप बिटवीन द एटम्स, डी यू बाई डी आर। ये जो हमारा स्लोप बन रहा है ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव बनेगा, क्योंकि दोनों तरीकों से हम क्या निकाल रहे हैं? स्लोप ही निकाल रहे हैं। अगर स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे तरीके से भी तो नेगेटिव आएगा। ओके, तो डी यू बाई डी आर अगर हमारा नेगेटिव है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर क्या रहेगा? पॉजिटिव। और माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर क्या बताता है हमें? फोर्स। यानी कि एफ की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव एफ रिप्रेजेंट किसको करता है? रिपल्सन को, ठीक है। फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो इसका मतलब होता है कि रिपल्सन काम कर रहा है वहां पे, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है। अब अगर हम बात करें एट पोजीशन 2 पे, पॉइंट 2 पे हमारे साथ क्या हो रहा है? पॉइंट 2 पे हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है? मिनिमम। ओके, मिनिमम पॉइंट है ये हमारा, और इस पे हमारी टेंजेंट लाइन आई है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो स्लोप क्या रहेगा? स्लोप होता है डी यू बाई डी आर, और ये क्या रहेगा? टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री यानी कि जीरो। डी यू बाई डी आर अगर जीरो आया है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर क्या रहेगा? जीरो। यानी कि फोर्स क्या रहेगा? जीरो। और फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारे जो इंटरनल एनर्जी जहाँ पे हमारी मिनिमम है वहां पे दो एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स क्या है? जीरो। दोनों एटम्स क्या है? स्टेबल है। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट 3 क्या हो रहा है। एट पॉइंट 3 हमारा स्लोप क्या बनेगा? ये थीटा 3, ठीक है। हमारा स्लोप रहेगा टेंजेंट ऑफ थीटा 3, और ये रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 3 क्या है? थीटा 3 है हमारा लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री पे हमारा टेंजेंट पॉजिटिव रहता है। अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो उसका मतलब है डी यू बाई डी आर क्या है? पॉजिटिव। डी यू बाई डी आर पॉजिटिव का मतलब माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर क्या रहेगा? नेगेटिव। यानी कि हमारी फोर्स क्या रहेगी? नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स पता है क्या दिखाती है? अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है। ओके, तो हमने देखा कि जब मॉलिक्यूल्स बीच बीच में लगने वाली हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स पे कोई फोर्स नहीं काम करती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पे। अगर हम एटम्स के बीच का गैप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो उस केस में इंटरनल एनर्जी हाई हो जाएगी। हाई इंटरनल एनर्जी की वजह से और गैप ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगी। मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ आना चाहेंगे जहाँ पे उनकी क्या हो? इंटरनल एनर्जी मिनिमम हो।
ऐसे ही अगर हम गैप थोड़ा सा कम कर दें तो इंटरनल एनर्जी फिर से हाई हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगी और वो वापस अपनी इस मिनिमम इंटरनल एनर्जी की पोजीशन को गेन करना चाहेंगे। ओके, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें आर नोट सेपरेशन से, तो क्या होगा, जैसे ही हमारे एटम्स इस आर नोट गैप पे हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या रहेगी, 0। ये स्टेबल है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम इस गैप को ज़्यादा करते हैं, ओके, आर ग्रेटर देन आर नोट, तो उस केस में फोर्स क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्शन होगी एटम्स के बीच में और वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। और अगर हम गैप को कम कर देंगे आर लेस देन आर नोट, तो उस केस में फोर्स क्या रहेगी, पॉजिटिव। एटम्स के बीच में रिपल्सन होगी, वो दूर जाना चाहेंगे। वो क्या चाहते हैं एटम्स कि कैसे ना कैसे करके ये वाली शेप पोजीशन जो है वो गेन कर लें। ठीक है, तो ताकि उन पे फोर्स क्या रहे, 0, स्टेबल रहे वो। ऐसा आपने कहाँ देखा होगा, ऐसा हम देखते हैं स्प्रिंग के केस में। ठीक है, जैसे कि एटम्स जो है हमारे स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड हो। ठीक है, अगर स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, और अगर उसको दबाएंगे तो छोड़ने पे फिर से वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगा। तो हम इसको रिलेट करते हैं स्प्रिंग फोर्स के साथ में। ओके, तो आपने देखा होगा कि इलास्टिसिटी का कोज क्या है, इलास्टिसिटी का कोज है एटम्स के बीच की इंटरनल एनर्जी। एटम्स चाहते हैं कि उनकी इंटरनल एनर्जी हमेशा मिनिमम बनी रहे। ठीक है, इस पॉइंट पे बनी रहे। जैसे ही हम इस पॉइंट से इस पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस अपनी इसी पोजीशन पे आना चाहेंगे जहाँ पे उनकी इंटरनल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और उस वजह से वो अपनी शेप को वापस ओरिजिनल शेप में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।